हेलो बच्चों। तो कल हमने किए थे सेकंड चैप्टर 12th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के 31 तक क्वेश्चन। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 32। लेकिन आज हम कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स भी है तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 32 है एनसीईआरटी का वो क्या है देखिए। जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है वाटर के अंदर। when 10 ग्राम CH3CH2Cl, when 10 ग्राम CH3CH2CHCl COOH, अगर हम क्या करते हैं 10 ग्राम इस सोल्यूट को ऐड करते हैं इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आपको क्या करना था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना था। और अगर आपको एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू के ए की वैल्यू जो है वो पहले से गिवन है 1.4 इंटू 10 का पावर माइनस का 3, एंड जो फ्रीजिंग कांस्टेंट है मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल के अंदर आपको दे रखी है। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया क्या था। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास कि कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि आपको क्या करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आता है अगर 10 ग्राम इस सोल्यूट को 250 ग्राम ऑफ वाटर में डिसोल्व कर दिया जाए। वहीं पर हमारे पास जो एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है 1.4 इंटू 10 का पावर माइनस 3 है, और जो फ्रीजिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल के अंदर आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आगे, क्या है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, एक बात तो हमें पता है कि ये जो आपके पास सोल्यूट है ये सोल्यूट कौन सा है बच्चों, आयनिक सोल्यूट। और हमने कल ही किया था कि अगर कोई आयनिक सोल्यूट होता है तो वो 100% क्या होगा, डिसोसिएट तो होता है ना वाटर में या किसी भी उस पोलर सॉल्वेंट के अगर अंदर इसको रखा जाता है। तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा, आयन प्रोवाइड करवाएगा। और ये हमें पता था, हमने ये देखा था कि जब भी किसी आयनिक सोल्वेंट सोल्यूट को सोल्वेंट में डिसोल्व किया जाता है एट दैट टाइम कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और उसी को इक्वल करने के लिए हम वहां पर किसका यूज करते थे, आई का, दैट मींस कि वांट होफ फैक्टर का क्या करते थे, यूज करते थे। याद आया कुछ, है ना, कि वांट होफ फैक्टर की जरूरत थी। तो अगर मैं डेल्टा टी एफ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो वो क्या था के एफ इंटू में मोलैरिटी और इंटू क्या आएगा वांट ऑफ फैक्टर हमारे पास होगा। तो बच्चों बात ये है कि अगर हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो हमें मोलैरिटी पता होनी चाहिए, हमें के एफ का वैल्यू पता होना चाहिए, और हमें वांट ऑफ फैक्टर के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि ये कितना आएगा, कितना होगा। क्लियर है बातें। तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है इनको। सबसे पहले मोलैरिटी की बात करते हैं। तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या होता है मास ऑफ किसका, सोल्वेंट, मास ऑफ सोल्वेंट, और वो भी किसमें है बच्चों, किलोग्राम के अंदर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं, सोल्यूट की बात है ना, तो टोटल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में इनटू में क्या होगा, टोटल मास ऑफ सोल्वेंट, और अगर ग्राम है तो इनटू किसका 1000 का यूज किया जाएगा। क्या क्लियर है बात। टर्म्स तो ढूंढ ले मैंने, ये है हमारे पास सोल्यूट, ये क्या है हमारे पास में सोल्यूट दे रखा। अगर ये सोल्यूट है तो इसका जो 10 ग्राम है ये क्या है, टोटल मास ऑफ सोल्यूट है वो कितना है 10 ग्राम है। टोटल मास ऑफ जो सोल्वेंट है वो कितना है आपके पास 250 ग्राम है क्या नहीं। मोलर मास ऑफ सोल्वेंट हालांकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्यों कर रहे हैं हम, चलिए छोड़िए। अच्छा, सोल्वेंट सोल्यूट के अगर मोलर मास की बात करें, मोलर मास ऑफ किसका, सोल्यूट का अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, देखिए कितने कार्बन है 1 2 3 और 4। तो 4 तो हमारे पास क्या है कार्बन है, तो 4 इंटू में 12 आएगा। फिर प्लस में हाइड्रोजन को काउंट करो कितने हैं, 3 और 2 कितने, और 5 6 और 7, मतलब 3 + 2 कितने हो गए 5 6 एंड 7 क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है, तो 7 इंटू
1 हो गया। आफ्टर दैट अगर हम ऑक्सीजन को काउंट करें तो कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू में कितना आएगा 60, प्लस में अगर क्लोरीन की बात करें तो 35 पॉइंट कितना है आपके पास 5 गिवन है। दोबारा से देख लो कि हमारे पास कितने कार्बन थे, हमने उनको काउंट किया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन का, और इन सबको हमने क्या किया, ऐड किया। तो ये तो था हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। क्या क्लियर है बच्चों बात इतनी? क्या हमारे पास मोलैरिटी आया, W2 हमें पता है सर, M2 भी हमें पता है, W1 भी हमें पता है, into 1000, दैट मींस की मोलैरिटी का कांसेप्ट तो हुआ क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं किसके ऊपर, KF की वैल्यू के ऊपर। तो KF हमें पहले से ही गिवन है कि कितना है। अच्छा सेकंड पॉइंट पे अगर चले हैं तो वो है थर्ड पे है हमारे पास, वो है वाट ऑफ फैक्टर। अच्छा I जो है वो क्या है, इन रियल I जो है वो क्या होता है कि हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और अपॉन में जो क्या होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, या तो मैं वैसे कैलकुलेट करूं, लेकिन अगर एसिडिक कांस्टेंट दिया गया है, इसका मतलब क्या था, डिसोसिएशन कितना है, सॉरी नॉट एसिडिक कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हमें दिया गया था तो इसका मतलब कितना क्या था कि कितने नंबर ऑफ आयन जो है वो प्रोडक्ट के हैं अपॉन में रिएक्टेंट के हैं, दैट मींस कि आफ्टर डिसोसिएशन क्या होता था। और हमने कल किया कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या था, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या था 1 माइनस में अल्फा के इक्वल था। क्या क्लियर है बच्चों बात ये, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 1 माइनस अल्फा, और जो I का वैल्यू था वो क्या था आपके पास 1 प्लस में अल्फा अपॉन में 1। तो आइए मैं दोबारा बता देता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए कि आपके पास जो इन स्टार्टिंग के अंदर ये जो सोल्यूट है ये आपके पास क्या है CH3 CH2, आफ्टर दैट क्या है CHCOOH, और यहाँ क्या है क्लोरीन का यूज किया गया था। ये किसी भी प्रकार का डिसोसिएशन नहीं दिखाता इनिशियली, दैट मींस कि यहां पर किसी प्रकार के रिएक्टेंट नहीं बने थे, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास C कंसंट्रेशन थी। लेकिन अगर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शो करता है कि कितना डिसोसिएशन, किस रेट से डिसोसिएशन उसके अंदर हुआ, कितने आयन बने, तो उस हिसाब से C कंसंट्रेशन के C अल्फा आयन क्या होंगे आपके पास, वो होंगे CH3 CH2 CHCOO नेगेटिव क्लोरीन, और साथ में क्या होगा आपके पास H पॉजिटिव। तो अगर C अल्फा आयन इसके हैं तो C अल्फा ही कंसंट्रेशन इसकी बनने वाली थी। तो यहाँ कितनी होगी C माइनस C अल्फा। अब आप समझ लोगे कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में ये, अगर सोल्व करता हूं तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन में कितना आता है 1 माइनस में अल्फा के इक्वल आएगा। समझ में आई बात ये? अच्छा इससे क्या यूज ले हम, इससे हमें ये यूज लेना था कि जो ये कांस्टेंट है डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो हमारे पास है कितना है 1.4 इंटू 10 का पावर माइनस 3, मतलब कि ये है मेरे पास 1.4 इंटू 10 का पावर माइनस 3। तो हो गया C कंसंट्रेशन है, अल्फा का स्क्वायर है, अपॉन में क्या है 1 माइनस अल्फा है। अच्छा कंसंट्रेशन क्या होता है, क्या होती है कंसंट्रेशन, मोलैरिटी होती है। दैट मींस कि अगर मैं मोलैरिटी को कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करूं तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या चाहिए था, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम चाहिए था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए था। क्या क्लियर है क्या बात ये कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या चाहिए था आपको, वॉल्यूम चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल मास कितना है 10 है, अपॉन में मोलर मास कितना है जो आपने कैलकुलेट किया है, अपॉन में वॉल्यूम कितना है 250 है ना, इनटू में कितना लिया हमने 1000 का यूज किया, ये हमारे पास क्या आएगी नॉर्मेलिटी आएगी, मोलैरिटी आएगी। अच्छा क्वेश्चन बच्चों क्या उठता कि सर 250 तो सोलवेंट है, वाटर है, क्वेश्चन में दिया गया था ये, आई होप यही था क्वेश्चन में 32 है ना, कि कैलकुलेट द डिप्रेशन ऑफ द वाटर व्हेन द 10 ग्राम जो है इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, कि 250 ग्राम वाटर के अंदर हमने क्या कर रखा है, इसे ऐड किया है, ठीक है ना। किसको ऐड किया था 10 ग्राम को, तो हमने जो वॉल्यूम है वो 250 ही क्यों ले लिया, हालांकि यहाँ तो टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका आता है, सॉल्यूशन का आता है। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर मैं मोलैरिटी को कैलकुलेट करता हूं तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ठीक है 10 अपॉन में जो उसका मास आएगा, आई होप कि 122 पॉइंट समथिंग आना चाहिए जो भी है, तो ये तो आपके पास क्या है
मास आएगा इसका टोटल, जितना नंबर ऑफ मोल्स आएंगे अपॉन में वॉल्यूम, तो टोटल होना चाहिए था ना, तो ये 10 ग्राम तो मैंने कंसीडर नहीं किया। हालांकि 10 ग्राम तो क्या है, मास है किसका है, सोल्यूट का है मेरे पास, तो क्यों नहीं किया, रीजन देखो 10 ग्राम है टोटल मास इसका। अच्छा यहाँ मोलर मास इसका क्या है, इस मोलर मास इसका जो है वो काफी ज्यादा है एज कंपेरिजन किसके, इसके टोटल मास के। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करूं तो काफी क्या होगा, पॉइंट के अंदर काफी ज्यादा छोटी वैल्यू मिलेगी। क्लियर, अगर इतना कम हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ मोल्स इसके मिलते हैं, तो दैट मींस कि उनका टोटल मास के ऊपर, टोटल वॉल्यूम के ऊपर कोई ज्यादा चेंज नहीं आने वाला था। दैट्स व्हाई कि हम 250 का यूज करेंगे। जो आपका एक वो क्वेश्चन था ना 7th क्वेश्चन, शायद उसमें भी यही पॉइंट आपको मिलेगा कि जो टोटल वॉल्यूम है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट काफी ज्यादा कम होते हैं तो हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं वो ml की बात करो या फिर ग्राम की बात करो, दैट मींस मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करो या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करो, जब सोल्यूट का परसेंटेज बहुत कम होता है ना, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम एज कंपेरिजन उसके टोटल मोलर मास के, तो हम क्या करते हैं वहां पर वॉल्यूम का ही यूज कर देते हैं। क्लियर है, तो क्या हुआ, C है हमारे पास, अल्फा का वैल्यू हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था। अच्छा वही बात अब फिर से समझो, अल्फा क्या है, जो किसको दिखाता है, कितना डिसोसिएशन हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को दिखाता है। अच्छा 10 ग्राम को 250 ग्राम में ऐड करूंगा तो कितना डिसोसिएशन होगा, क्या होना था, सिर्फ 2 आयन ही तो बनने थे, जिसमें से एक कंपोनेंट तो पहले से काफी ज्यादा बड़ा है, एक छोटा है, मतलब इन दोनों का मिला करके 10 ग्राम था मेरे पास, ठीक है ना। इनके टोटल मोलर मास का जो इतना है, इनका ही 10 ग्राम मैंने यूज किया, तो इसका मतलब आयन जो बनेंगे वो तो बहुत ज्यादा क्या बनेंगे, कम बनेंगे। और अगर इतने कम आयन बनेंगे ना, इसका मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू भी बहुत कम होगी। एट दैट टाइम मैं बोल सकता हूं कि 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल किसके आएगा, 1 के आएगा। तो ये तो खेल ही खत्म। तो क्या बच गया, के ए का वैल्यू है गिवन है, सी कैलकुलेट किया मैंने, ये क्या है अल्फा का स्क्वायर, दैट मींस कि के ए अपॉन में सी का अंडर रूट किसका वैल्यू आएगा, अल्फा। अगर मुझे अल्फा मिल गया तो यहां पुट करूंगा, क्या मिलेगा, वान होफ फैक्टर। अगर वान होफ फैक्टर हमें मिल गया तो यहां पुट करेंगे, इन तीनों की वैल्यू हमें पहले से, दो की पहले से पता है, क्या मिल जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। क्या समझ में आई बात है, क्लियर है ना। ये सोल्यूट था, 10 ग्राम था, डिसोसिएट होगा, वान होफ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, आयनिक था, बता दिया था कल ही की जरूरत होगी हमेशा। जो वैल्यू थी हमने इसका यूज किया, टर्म बाय टर्म देखा, तो हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना था, ठीक है निकल गया। एसिडिक कांस्टेंट का, सॉरी इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या यूज करें, तो वो होगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, दैट मींस कि सी का रिलेशन और अल्फा का है के ए के साथ में, के ए का वैल्यू गिवन था, अल्फा का भी वैल्यू हमारे पास जो है वो कैलकुलेट करना था, सी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से अल्फा कैलकुलेट किया, और फिर हमने क्या किया, आई जो कैलकुलेटेड अपॉन में क्या था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी था। कैलकुलेटेड तो समझते हो ना कैसे, अगर आयंस की बात करें तो ये कितने हैं आपके पास, यहाँ तो बचता है 1 माइनस में अल्फा, यहाँ कितना होगा अल्फा, यहाँ कितना होगा अल्फा, आयन ऐड करूंगा तो कितना बचेगा 1 प्लस अल्फा। मतलब जो मुझे जो टोटल एक ही लगता था, ऑब्जर्व एक ही होता था, इन रियल वहां पर कितने आयन है, 1 प्लस में अल्फा आयन है, मतलब एक तो वो खुद है, लेकिन कुछ उसमें से डिसोसिएट भी हुए, और कितने डिसोसिएट हुए वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है, मतलब कितने आयन मिलते हैं आपको टोटल सॉल्यूशन में। तो आई का वैल्यू 1 प्लस में अल्फा अपॉन में 1 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 33, वो क्या है देखिए, 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड को डिसोल्व किया गया है 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। आपके पास क्या है, फ्लोरोएसिटिक एसिड है, जो टोटल कितना है 19.5 ग्राम है, और आपने इसे डिसोल्व किया किसके अंदर, 500 ग्राम H2O में हमने इसे क्या किया है, डिसोल्व किया है। जो डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, दैट मींस कि डेल्टा टीएफ जो है वो कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है। हमें क्या करना है, वान होफ फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्लियर है ना क्वेश्चन, कि इतने ग्राम सोल्यूट का 500 ग्राम सोलवेंट में ऐड करने पर जो चेंज आता है टेम्परेचर में फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, वो कितना आया है हमारे पास, 1 डिग्री सेल्सियस आया है। ठीक है ना।
हमें ये तो पता है कि जो सोल्यूट है ये क्या है, फ्लोरोएसिटिक एसिड है, इसका जो टोटल मास है सोल्यूट का वो कितना है, 19.5 ग्राम है। जो टोटल मास है सॉल्वेंट का वो कितना है आपके पास, 500 ग्राम है। इसके बाद क्या है, जो मोलर मास है, और वो भी कौन सा, जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं किसका, सोल्यूट का, है ना, वो कितना है देखते हैं। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, देयर आर 2 कार्बन, दैट मींस कि 2 into कितना होगा 12, प्लस में हाइड्रोजन कितने, 2 + 1 3 हाइड्रोजन, तो टोटल मास कितना है 3। फ्लोरीन का मोलर मास कितना बच्चों, 19, प्लस में ऑक्सीजन का कितना है 2 ऑक्सीजन, और ईच ऑक्सीजन का कितना है 16 है। दैट मींस कि कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास, 24, प्लस में 3, प्लस में 19, प्लस में कितना होगा आपके पास 32 होगा। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, ये देखो जरा, 4 + 3 कितना 7, 7 प्लस कितना 11 8, आफ्टर दैट कितना 2 + 3 5 6, ये कितना हो गया, कुछ ऐड कर दिया गया, 4 प्लस में 3 तो कितना हो गया 7 हो गया, 7 प्लस में 9 को 16, 16 प्लस में 2 18, 1 3 4 एंड 3 7 78 ग्राम पर मोल हमारे पास है। चलिए देखिए आगे, ये तो हमारे पास ना कैलकुलेटेड मोलर मास है, याद रखना ये सोल्यूट का कौन सा है, कैलकुलेटेड मोलर मास है। अच्छा, अगर डेल्टा टीएफ के ऊपर चले तो वो क्या है, चेंज इन फ्री डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल था, के एफ इंटू में एम के इक्वल था। अच्छा, एम क्या है, मोलैरिटी, क्या है हमारे पास मोलैरिटी, बिल्कुल है, वो कितना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ कितना है, वाटर के लिए, याद रखना ये कहा था मैंने कि जो वाटर के लिए के एफ है वो तो हमें याद करना पड़ेगा, और टी एफ का भी वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि के एफ का वैल्यू 1.86 है। मोलैरिटी कितना है, नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मास अपॉन में मोलर मास करने से। सोल्यूट का टोटल मास कितना है 19.5, मोलर मास कितना है, हमने जो कैलकुलेट किया वो कितना है 78 है, इनटू में जो आपके पास क्या है अपॉन में, है ना, मास ऑफ किसका होता है, सोलवेंट का, सोलवेंट का जो मास है वो कितना है 500 ग्राम है, और इनटू कितना 1000, क्योंकि ग्राम में दिया गया था। और डेल्टा टीएफ दैट मींस कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना है 1 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है। क्लियर है बच्चों बातें। अब क्या है कि सर हमारे पास ना सब चीजें जो है वो कैलकुलेट करके दे रखी है, बस एक चीज बचती है, वो क्या थी, सॉरी, यहाँ है हमारे पास मोलर मास, और वो कौन सा है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जो हम कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व्ड मोलर मास आएगा यहाँ पे, कि ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल मास अपॉन मोलर मास है ना, तो ये बताया कि यहाँ जो है वो कौन सा है हमारे पास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास है। जब किए थे ना मोलैरिटी और इनके कंसेप्ट तो बताए गए थे बातें, तो दैट मीन्स कि ये है आपके पास मोलर मास, वो भी कौन सा है, ऑब्जर्व्ड। अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करता हूं तो मुझे वैल्यू किसका मिलेगा, एम का, ऑब्जर्व्ड मास का क्या मिलेगा, कोई ना कोई एक वैल्यू मिल जाएगा, आप इसका कैलकुलेशन करके देख लेना कि वो कितना आता है। अब क्या है, हो गया क्वेश्चन। तो पहली चीज जो पूछी गई है वो वान डर फैक्टर के बारे में पूछा गया, और वान डर फैक्टर क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन में क्या होता है हमारे पास बच्चों, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, है ना, होता है कि नहीं होता। और कैलकुलेटेड वैल्यू तो हमने कैलकुलेट करके निकाल रखा है ना पहले से, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है, जो मैं अभी ऑब्जर्व करने वाला था, जो भी हमारे पास जितनी भी वैल्यू आने वाली थी वो मैं यहाँ पुट करूंगा। किसका वैल्यू मिल गया, आई का वैल्यू मिल गया, हो गया ये। तो पहला तो यही पूछा था कि वान डर फैक्टर क्या होगा फ्लोरोएसिडिक एसिड के लिए, तो हमने बता दिया कि वान डर फैक्टर कितना बनने वाला है फ्लोरोएसिडिक एसिड के लिए। लेकिन इसके बाद पूछा गया डिसोसिएशन कांस्टेंट, और हमें पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या होता है 1 माइनस में अल्फा की इक्वल होता है। अच्छा, अल्फा डिग्री ऑफ क्या है, डिसोसिएशन है, C क्या है, कांस्टेंट दे रखा है। अल्फा का वैल्यू कहां से आएगा, यहीं से तो आएगा कि 1 प्लस में अल्फा अपॉन में 1 किसके इक्वल है, I के, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा I माइनस में 1। तो अगर मेरे पास अल्फा का वैल्यू है, अगर इस अल्फा का भी वैल्यू है, C क्या है, कंसंट्रेशन, कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम, है कि नहीं, इनटू कितना 1000 करके। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल रखे हैं, वॉल्यूम निकाल रखा है टोटल, तो
क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन मिल गया। मतलब एसिडिक इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन भी है, अल्फा का भी वैल्यू है, अपॉन में 1 माइनस अल्फा को भी हम लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल जाएगा। कर सकते हो ना, दोबारा समझो यहाँ से। डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए मोलैरिटी और कंसंट्रेशन, और हमें जो चीज चाहिए वो है अल्फा। अल्फा हमें वान डोर फैक्टर देते हैं, कैसे कि 1 प्लस में अल्फा जो है वो आई के इक्वल होता है, तो अल्फा तो मिल गया यहाँ से। मोलैरिटी को हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल भी वॉल्यूम है हमारे पास, तो हम दोनों को यूज करेंगे, मोलैरिटी मिल गया हमें, और ये मिल जाएगा हमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। देखिए वो क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है फ्रीज 293 केल्विन पे, एट 293 केल्विन, इतने टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो कितना है, 17.535 मिलीमीटर मर्करी है। ठीक है ना, कितना है आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 293 केल्विन, 17.535 मिलीमीटर मर्करी है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, हमें क्या करना है इसी टेम्परेचर पे, मतलब ये तो प्योर स्टेट में यूज हो गया, तो दैट मींस कि ये तो मेरे पास पी नोट का वैल्यू आ गया है कि नहीं, वाटर के लिए पी नोट का वैल्यू हमें मिल गया। आफ्टर दैट क्या पूछा कि 25 ग्राम ग्लूकोज, कितना ग्लूकोज है हमारे पास, 25 ग्राम ग्लूकोज को ऐड करना है हमें 450 ग्राम वाटर के अंदर, तो कितना वेपर प्रेशर आ जाएगा। इतना है नहीं क्वेश्चन, ये इजी सा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, यही तो पूछा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है 293 केल्विन के ऊपर, व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इनटू 450 ग्राम ऑफ वाटर, कि अगर 450 ग्राम वाटर के अंदर 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को ऐड कर दिया जाए तो कितना क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो हो गए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो हमें गिवन था। चलिए ठीक है, देखिए क्या है, तो हमें जो दिया गया है वो है सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए, पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इक्वल किसके होता है, N2 अपॉन में N1 प्लस में N2। तो जो बेसिक चीज चाहिए वो क्या है बच्चों, नंबर ऑफ क्या है हमारे पास मोल्स, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या चाहिए, टोटल मास, सोल्यूट है, सोल्यूट का टोटल मास कितना है 25 है, सोल्यूट क्या है ग्लूकोज है ना, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो मेरे पास है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, टोटल मास कितना है 450 अपॉन में जो मोलर मास है वो क्या है वाटर है, दैट मींस कि कितना है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसके हैं N1 भी है। अच्छा इसमें क्या कि N2 भी है और क्या है हमारे पास N1 भी है। अच्छा अगर मैं N1 और N2 की वैल्यू को यहाँ पुट करूँ और P नोट की वैल्यू को पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, PS का वैल्यू, मतलब टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो पता चल जाएगा। और यही तो आई थिंक पूछा गया था, बस यही तो है, तो हो गया ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वो हमारे पास है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैरिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन, जो है वो 4.27 into 10⁵ मिलीमीटर मर्क्यूरी है। क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि हेनरी लॉ कांस्टेंट का जो वैल्यू है, दैट मींस कि KH का जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, वो आपको दे रखा है 4.27 into 10⁵ मिलीमीटर मर्क्यूरी आपको गिवन है। ठीक है ना, समझ गए बात है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैरिटी ऑफ द मीथेन जो है वो आपको गिवन है, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, इजी है ये तो फिर, कि कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ मीथेन एट 298 केल्विन अंडर जो प्रेशर है वो कितना है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी आपके पास प्रेशर है। क्या गिवन है आपके पास कि जो KH का वैल्यू है वो KH का वैल्यू कितना है, ये दे रखा था, प्रेशर का जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी दे रखा है। तो अगर मैं हेनरी लॉ की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर क्या है KH इनटू में मोल फ्रैक्शन है, और बताया था कि मोल फ्रैक्शन जो बताता है वही तो क्या करता है सोल्युबिलिटी को शो करता है ना, कि कितना सोल्युबिलिटी उसका हुआ।
दैट मीन्स कि P अपॉन में KH को कर लेना, वो आपके पास x का वैल्यू आएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। हो जाएगा बच्चों। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है एनसीईआरटी का। देखिए क्या है वो क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी सा दिख रहा है, देखते हैं क्या मिलता है आपको इसके अंदर। कि 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, जिसका मोलर मास आपके पास कितना है 140 ग्राम पर मोल है। आपके पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड को लिक्विड ए बोला गया है। इसका जो टोटल मास है वो आपके पास कितना है, ए का 100 ग्राम है, और जो मोलर मास है ए का वो आपके पास कितना गिवन है बच्चों 140 ग्राम पर मोल आपको गिवन है, ठीक है ना। वाज डिसॉल्व्ड, इसको मिक्स किया गया है किसके अंदर 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड। आपके पास एक अनदर लिक्विड है जो है लिक्विड बी टाइप का, और ये कितना है, इसका जो टोटल मास है बी टाइप का वो तो कितना है 1000 ग्राम दे रखा है, ठीक है, लिक्विड बी के अंदर। और इसका जो मोलर मास है बी का वो कितना है आपके पास, मोलर मास ऑफ बी गिवन है 180 ग्राम पर मोल आपको गिवन है। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बी, की जो बी के प्योर लिक्विड के जो वेपर प्रेशर है वो कितने हैं। दैट मीन्स कि आपके पास पी नोट बी का जो वैल्यू है वो है 500 टोर के इक्वल। जानते हो ना टोर, टोर पास्कल। चलो मैं आपको ये यूनिट कन्वर्जन बता ही दूंगा अभी थोड़ी देर में कि कैसे करते हैं, जो क्या है प्रेशर के जो कन्वर्जन आपको दे रखे थे। तो इसके बाद क्या दिया गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टोर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। आपको क्या करना है, प्योर लिक्विड ए दैट मींस कि पी नोट ए को कैलकुलेट करना है सबसे पहले, एंड आफ्टर दैट इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, मतलब कि पी ए पार्शियल प्रेशर इन सॉल्यूशन भी आपको कैलकुलेट करना है। और क्या चाहिए, इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अगर पीएस का वैल्यू आपके पास कितना है 475 टोर के अंदर दे रखा है, ठीक है ना, पीएस का वैल्यू आपको गिवन है। तो आइए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन के अंदर। सिंपल सा लग रहा है वैसे तो ये, कि ए टाइप का लिक्विड है उसका इतना टोटल मास और मोलर मास, और उसको ऐड किया गया है। बी टाइप का लिक्विड है उसको ऐड किया गया है, बी टाइप के पी नोट बी की वैल्यू हमें गिवन। चलो देखते हैं कि कैसे करते हैं। हमने ये किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके ए कैलकुलेट किए, वो क्या होंगे टोटल मास अपॉन में कितना होगा मोलर मास होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप खुद करोगे इस क्वेश्चन की। तो जो टोटल मास है वो कितना है 100 ग्राम है, मोलर मास है वो कितना है 140 ग्राम है। नंबर ऑफ ए तो हमने क्या कर लिए कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैलकुलेट कर लेता हूं, टोटल मास ऑफ बी अपॉन में क्या होगा मोलर मास ऑफ बी। जो टोटल मास है वो कितना है, टोटल मास दिया गया है हमारे पास 1000 अपॉन में मोलर मास कितना है 180 दिया गया है। क्या ये क्लियर है, हो गया ना इतना। तो देखिए फिर क्या है, हमने कैलकुलेट करने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। समझते रहे ना एक एक स्टेप को, क्या होगा आगे। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट होगा, ए के मोल्स 100 अपॉन में 140 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फिर क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करोगे, 1 माइनस क्या कर देना एक्स ए कर देना। हो गया ना। जब आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाए तो आप पार्शियल हेनरी लॉ को याद करना हो। पता क्या चलेगा हेनरी लॉ से, कि जो पार्शियल प्रेशर है किसका बी का वो किसके इक्वल है, सॉरी डाल्टन्स लॉ को याद करना, कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है इनटू में उसके जो मोल फ्रैक्शन है। क्लियर हुई ना बातें, कुछ समझ में आया क्या किया। क्वेश्चन से हमने पहले तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, फिर दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किए। जब बी के मोल फ्रैक्शन मिल गए तो मैंने उसको प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मुझे पीबी का वैल्यू मिले। पीबी क्या है कि सॉल्यूशन में बी के कारण कितना वेपर प्रेशर है। अगर टोटल सॉल्यूशन में बी का पता चल गया तो अगर टोटल सॉल्यूशन में से बी के वेपर प्रेशर को माइनस करता हूं तो क्या मिल जाएगा पी ए मिल जाएगा। क्या क्लियर है बातें। और अगर मेरे पास P1 मिल गया तो मतलब एक तो सॉल्यूशन मिल गया ना, कि P1 का तो वैल्यू मिल गया हमें जो हमें निकालना था। P नोट ए चाहिए, डाल्टन को फिर से याद कर लो। और क्या बोला था डाल्टन ने कि P ऑफ A इज इक्वल्स टू P नोट ऑफ A इनटू में XA है।
पी नोट निकालूंगा, पी ए को क्या करूंगा एक्स ए से डिवाइड कर दूंगा, तो मतलब पी नोट ए प्योर स्टेट के अंदर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने टोटल वेपर प्रेशर निकाला है उसको उसके मोल फ्रैक्शन से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा बच्चों ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है, उस क्वेश्चन को देखिए क्या है कि बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंपोजिशन, कि अगर हम बेंजीन और टोल्यूइन को मिक्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, दोनों एक आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन, ध्यान देना कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, कि आपके पास जो पी नोट बेंजीन की जो वैल्यू है, पी नोट बेंजीन की जो वैल्यू है वो कितनी है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का वो आपके पास है गिवन 50.71 मिलीमीटर मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी आपको गिवन है। और वहीं पर टोलुइन के लिए पी नोट फोर किसके लिए, टोलुइन के लिए जो है वो कितना है आपके पास 32.06 मिलीमीटर मरकरी गिवन है। क्वेश्चन क्या था कि बेंजीन का जो प्योर स्टेट के अंदर 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो 50.71 एंड 32.06 जो है वो रिस्पेक्टिवली आपको दे रखे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन, क्या है आपके पास 80 ग्राम जो है बेंजीन है, इसको डिसोल्व किया गया है किसके साथ, 100 ग्राम टोलुइन के साथ, 100 ग्राम किसके साथ, टोलुइन के साथ में अगर हम इसको डिसोल्व करते हैं तो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझिए क्या है। ये कुछ ऐसा पोर्शन है कि यहाँ आपके पास एक नई टर्म समझ लेना बच्चों, यहाँ पे वेपर फेज के अंदर जो डाल्टन्स लॉ था उसके लिए एक नई टर्म बता रहा हूँ आपको, कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर ए भी है और जिसके अंदर क्या है बी भी है। अच्छा, डाल्टन ने क्या बताया था कि इसके कारण क्या बनेगा, टोटल पार्शियल प्रेशर पी ए, इसके कारण क्या बनेगा, टोटल पार्शियल प्रेशर क्या बनेगा, पी बी बनेगा। और वो जो पी ए है और पी बी है ये किसके थे, लिक्विड फेज में जो ए और बी प्रेजेंट हैं उसके क्या थे, वेपर प्रेशर। लेकिन मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें ना, तो मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो क्या होते हैं कि लिक्विड फेज में कितने क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उस कंपोनेंट के कितने हैं। समझ में आए क्या बोल रहा हूं, कि अगर किसी के लिक्विड फेज के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेज उस लिक्विड के अंदर, और ऊपर क्या होने चाहिए, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल चाहिए। लेकिन क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन बताने हैं, लेकिन कौन से फेज के अंदर, गैसियस फेज में। और ये गैसियस फेज का मतलब क्या है कि यहां पर ए है बी है, अंदर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके हैं, लिक्विड फेज के अंदर है, लेकिन ऊपर की तरफ कुछ प्रेशर बना, वो प्रेशर किसके कारण है, ए के मॉलिक्यूल्स के और बी के जो वेपर्स के कारण है। मतलब ऊपर भी तो क्या है, मिक्सचर हो गया ना ए का और बी का। अगर मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इस जो वेपर प्रेशर बना है, इस वेपर प्रेशर के अंदर ए के कारण जो वेपर प्रेशर बना वो कितना है और बी के कारण जो वेपर प्रेशर बना वो कितना है, तो ये बताइए। अगर हमने ये बता दिया पी और बी भी बता दिया, तो ये बताइए कि पूरे गैसियस स्टेट के अंदर उस ए का मोल फ्रैक्शन कितना है और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है। अब ये तो बोल नहीं सकते कि सर जितना यहाँ है उतना ही होगा, कारण क्योंकि टोटल ने वेपर थोड़ी ना बनाया, ऊपर जो टोटल वेपर बने हैं उसमें कुछ एक पोर्शन ए के कारण है, कुछ पोर्शन बी के कारण है। तो बच्चों जो गैसियस फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन होता है इनको वाई से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ तो जो बेसिक यूनिट था जो बता रहा था कि नंबर ऑफ मोल्स है बेसिक यूनिट, लेकिन ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल तो है नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल तो हमें क्या पता कि कितने मोल्स ने क्या किया है, वेपर प्रेशर को क्रिएट किया है। तो ऊपर पता चलता है किससे, उनके पार्शियल प्रेशर से, कि सर ए के कारण इतनों ने, मतलब ए के कारण इतना पार्शियल प्रेशर बना और टोटल पार्शियल प्रेशर इतना था, और यही जो है वो हमें क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन बताता है गैसियस फेज में। दैट मींस कि अगर ए के मोल फ्रैक्शन चाहिए तो अपॉन में क्या, पार्शियल क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस में
बी था, और यहीं पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, पी बी अपॉन में क्या होगा, पी ए प्लस में पी बी के इक्वल आने वाला था। ठीक है ना। तो इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन में जो है वो क्या है। ये तो टर्म समझ में आया कि पार्शियल प्रेशर हमें गैसियस फेज में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखिए आगे इसके बाद में क्या है। तो ये है हमारे पास बेंजीन और ये है हमारे पास टोलुइन। टोलुइन तो जानते हो। तो बच्चों जो हमारे पास मोलर मास है किसका, बेंजीन का जो मोलर मास है वो कितना होगा, मोलर मास ऑफ किसका, बेंजीन, वो कितना है हमारे पास, वो हम जानते हैं कितना होता है 78, क्योंकि ये 72 प्लस में कितना आएगा 6 आएगा। आफ्टर दैट अगर मोलर मास ऑफ किसकी बात करें हम, टोलुइन के मोलर मास की, तो कितने कार्बन है हमारे पास, वो है हमारे पास 7 कार्बन। दैट मीन्स कि 12 इंटू में कितना होगा 7 होगा। आफ्टर दैट कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, प्लस में कितने हैं 8 इंटू में 1 हाइड्रोजन है। तो हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिए किसके, बेंजीन के और टोलुइन के मोलर मास। क्यों कर लिए, क्योंकि मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, टोलुइन के। समझ में आ रही है बातें, क्यों कैलकुलेट करते हैं हमें नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा मोलर इसका किनको, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट अगर कर लेंगे तो हमें पता है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, और 1 में से माइनस करके हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, टोलुइन का। समझ रहे हो ना बातें। तो देखिए फिर, तो अगर बेंजीन का जो मोलर मास है वो 78 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होगा हमारे पास, टोटल मास तो कितना है बेंजीन का 80 अपॉन में मोलर मास कितना है हमारे पास 78 है। ऐसे ही जो टोलुइन का जो टोटल मास है वो कितना है हमारे पास 100, और अपॉन में मोलर मास कितना है वो किया नहीं क्या, ये हो गया हमारे पास 84 प्लस में कितना 8 मतलब कि 92 आता है। तो दैट मीन्स कि अपॉन में कितना हो गया 92। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, टोलुइन के, और नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, बेंजीन के। आप मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हो बेंजीन के तो कितना आएगा 80 अपॉन में 78 और समथिंग कितना होगा 100 अपॉन में 92 प्लस में कितना होगा 80 अपॉन में 78। अगर इनको कैलकुलेट करोगे तो हमें दूसरा टोलुइन का भी मोल फ्रैक्शन मिल गया। क्यों कैलकुलेट किए हैं, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो ये था ना कि हमें वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालने, लेकिन क्या बताया मैंने, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर पता होना चाहिए। एंड पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकलता है, P नोट A इंटू क्या होगा XA होगा। अगर ये बेंजीन का पार्शियल प्रेशर आप कैलकुलेट करते हो, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो P नोट बेंजीन तो दे रखा है ना बेटा हमें, कितना है 50.71 है, इंटू में मोल फ्रैक्शन जो आपने कैलकुलेट किया, क्या मिल गया आपको, पार्शियल वेपर प्रेशर मिल गया किसका, बेंजीन का। एग्जैक्टली ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, टोलुइन का भी क्या कर सकते हो, पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर दोगे। और वो कैसे होगा, उसका जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो कितना है आपके पास 32.06, और इनटू में जो मोल फ्रैक्शन आपने टोलुइन के क्या किए हैं, कैलकुलेट किए हैं। डाल्टन लॉ का यूज किया हमने और हमने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लिए, और उन्हीं पार्शियल प्रेशर का यूज करके मैंने बेंजीन अपॉन में उनका टोटल मास रखा, तो मुझे मोल फ्रैक्शन मिल गए किसके, बेंजीन के, किसके अंदर मिल गए, गैसियस फेज के अंदर। तो समझ में आई बात ये। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। इससे पहले मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन मैंने अभी चेक किया कि वो स्किप हो गया था, क्वेश्चन नंबर 37 है। उसमें आपको क्या करना है कि कुछ ना एक डायग्राम सा दिया गया है, ठीक है ना, एक सॉरी लिस्ट दी गई है जिसके अंदर आपको बहुत सारे वेरिएशंस दे रखे हैं कि आपको कुछ कैलकुलेटेड वैल्यूज दे रखी हैं। तो वो ना क्वेश्चन ये है कि आप जब भी इनको क्या करोगे ग्राफ के अंदर बनाओगे ना इन टर्म्स को, तो आपको डेविएशन मिलेगा, या तो वो क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन या क्या होगा वो नेगेटिव। बस आपको इतना ही बताना है कि ये जो कैलकुलेटेड डाटा आपको दे रखा है ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए है या फिर नेगेटिव डेविएशन के लिए। वो हमें कैसे पता चलेगा, हम तो ग्राफ देख करके बता देंगे कि जो प्लॉटेड है वो प्लॉट कहाँ से गया है, जो कर्व्स है वो अप है या फिर डाउन है, उनसे हमें पता चल जाएगा कि वो डेविएशन किस प्रकार का है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो बच्चों आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 वो क्या है, देखिए कि एयर जो है वो मिक्सचर है गैसेस का। द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन जो है वो 20% एंड 79% बाय वॉल्यूम।
कि हमें पता है एयर तो मिक्सचर है गैसेस का, और इस टोटल के अंदर आपको 20% जो है वो ऑक्सीजन दिया गया है, दैट मींस कि गैसियस फेज में प्रोपोर्शन है ये, ठीक है ना। और जो 79% है वो क्या दिया गया है आपको, नाइट्रोजन दे रखा है। अच्छा, यही जो एयर है ये इक्विलिब्रियम में आ गया, कैसे है कि वाटर है यहाँ पे, ठीक है ना, 10 atm प्रेशर लगा कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, दैट मींस कि कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ऑक्सीजन के एंटर किए हैं इसके अंदर, और कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, नाइट्रोजन के एंटर किए हैं वाटर के अंदर, ठीक है ना, इस एटीएम प्रेशर के ऊपर, इतने के ऊपर। तो द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद ए प्रेशर एट 10 atm at 298 Kelvin if the Henry law constant for oxygen, कि KH का जो वैल्यू है वो किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, हेनरी ला कांस्टेंट की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए वो कितनी है आपके पास, 3.30 इंटू 10 का पावर 7 मिलीमीटर मर्करी। एंड आफ्टर दैट जो नाइट्रोजन है, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू फॉर किसके लिए, N2 के लिए वो कितना है, 6.51 इंटू 10 का पावर 71 मिलीमीटर क्या है, मर्करी आपको गिवन है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, आपको क्या करना है कि इन गैसेस का वाटर के अंदर कितना कंपोजिशन है ये कैलकुलेट करना है। मतलब सीधा सीधा पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ दीज गैसेस इनटू लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन x निकालना है, समझ में आई बात है। तो जो परसेंटेज दे रखा है वो क्या है, वो परसेंटेज हमारे पास y का वैल्यू है कि गैसियस फेज के अंदर उनका कितना कंपोजिशन दे रखा है, समझ में आई बात है। और जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, जो प्रेशर है वो कितना है, 10 atm है, और KH का वैल्यू तो मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर मर्करी के अंदर है, तो मैंने क्या किया, इसको भी mmHg के अंदर कन्वर्ट किया और 10 atm को मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 760 से, बिकॉज 1 atm के अंदर कितने मिलीमीटर मर्करी होते हैं, ऑलमोस्ट 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये तो 11th में पढ़ा था आपने, मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते थे। तो 10 इंटू 760 दैट मींस कि 7600 mm ऑफ Hg है आपके पास टोटल प्रेशर। तो देखिए जरा क्या है, अच्छा ये टोटल प्रेशर है। अभी हमने किया कि मोल फ्रैक्शन A के कैसे निकलते हैं, ऊपर तो क्या होता है उसका पार्शियल प्रेशर और नीचे क्या होता है वहां पे टोटल प्रेशर होता है, यानी P लिख दिया मैंने यहाँ पे, टोटल जो प्रेशर होता है, मतलब कि जितना टोटल प्रेशर वहां पे लग रहा है एक के मोल फ्रैक्शन, वो एक का जो प्रेशर है अब उनमें टोटल इनटू में क्या इक्वल किसके आता है, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज आता है। अच्छा ऑक्सीजन की बात चल रही थी और क्या पता लगा कि ऑक्सीजन जो है वो कितना परसेंट है, 20%, और जो नाइट्रोजन है वो कितना परसेंट है, 79%। मतलब कितना 100 में से कितना 20, 100 में से कितना 79%, बाय वॉल्यूम तो यही होता है। मोल फ्रैक्शन इनटू पीटी ग्रोथ पार्शियल प्रेशर आता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज इनटू क्या होगा टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज मेरे पास कितना है 20, कितने में से 100 में से, यही तो है ना 20% ऑफ ऑक्सीजन, इनटू कितना है मेरे पास टोटल जो प्रेशर है, और टोटल प्रेशर कितना है 7600, तो ये आता है बच्चों हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और सेम अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की बात करता हूं तो कैसे आएगा, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 79/100 इंटू कितना आएगा 7600, मतलब ये मिल जाएगा मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, नाइट्रोजन का। क्या क्लियर है बात ये। और अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर है, अगर हमारे पास हेनरी कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, हेनरी लॉ का यूज कर लेंगे। क्या था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हेनरी कांस्टेंट है, क्या पार्शियल प्रेशर पता है, क्या बच गया मोल फ्रैक्शन, दैट मींस की P ऑफ O2 अपॉन में KH ऑफ O2 किसके इक्वल आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, यही तो पूछा है ना।
और एग्जैक्टली क्या क्या कर देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, इक्वल किसके आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन लिक्विड फेज आ जाएगा, क्योंकि y अगर मोल फ्रैक्शन है गैसियस फेज में तो x क्या है, मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड फेज में। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। तो जो अगला क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, वो क्या है कि इजी है वैसे तो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कि कितना कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या है, जिसका वान होफ फैक्टर पहले से ही बता दिया आपको 2.47 दे रखा है, इसको डिसोल्व किया गया है 2.5 लीटर वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कितना है, दैट मींस कि पाई का जो वैल्यू है वो आपके पास कितना है, 0.75 एटीएम गिवन है। ठीक है ना, टेम्परेचर जो है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूं तो कितना, 273, तो इतना क्या होगा केल्विन, अगर इनको ऐड करूं तो 300 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है ना, आई जो है वो कितना है, 2.47 मेरे पास दे रखा है। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या है, सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, डिटरमाइन द अमाउंट, अमाउंट पूछा है कि कितने ग्राम हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है किसके अंदर, वॉल्यूम कितना है, 2.5 लीटर के अंदर, वॉल्यूम कितना है, 2.5 लीटर ऑफ वाटर के अंदर, मतलब इतना H2O हमारे पास है, कितना ऐड करना है, तो पाई क्या होता है, I इंटू सी इंटू आर इंटू टी आई, क्यों, क्योंकि क्या है, आयनिक कंपाउंड है, समझ रहे हो ना बात ये। तो चलिए ठीक है, हो जाएगा, पाई का वैल्यू है हमारे पास, आई का भी वैल्यू है, हो गया लिख लिया, आर जो है क्या है, एटीएम जो भी दे रखा है ना, तो आर का वैल्यू आप बच्चों यहाँ यूज करोगे 0.0821 के अंदर। ठीक है ना, टेम्परेचर गिवन है, आर गिवन है, क्या बचता है, कंसंट्रेशन, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है पता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, टोटल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है। तो ये तो बेटा हमारे पास 2.5 वॉल्यूम जो है, मोलर मास हम क्या कर लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का कैलकुलेट कर लेंगे, तो बचा क्या हमारे पास, टोटल मास बच गया, हो गया क्वेश्चन, बस यही तो था। कर सकते हो ना कि अगर हमारे पास पाई का जो वैल्यू है वो फिर क्या बचेगा, पाई बचेगा मेरे पास आई इंटू में W2 अपॉन में M2 अपॉन में V इंटू आर इंटू टी, और बस W2 कैलकुलेट करना है, और बाकी तो सारी वैल्यू हमें गिवन है पहले से। तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो।